गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान सॉलिड स्टेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं। वह टॉपिक है कि एकक कोशिका की परमाणु त्रिज्या तथा उनके कोर की लंबाई क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्या होता है, क्या संबंध होता है एकक कोशिका के परमाणु एकक कोशिका के परमाणु त्रिज्या, एकक कोशिका की परमाणु त्रिज्या एवं कोर की लंबाई में क्या संबंध होता है, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। atomic radius and its length, atomic radius and its length of unit क्या संबंध होता है। हम लोग बात करने चल रहे हैं कि किसी भी परमाणु के एकक कोशिका की परमाणु त्रिज्या, किसी भी ठोस के एकक कोशिका की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, उसके कोर की लंबाई में क्या संबंध होता है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। किसी ठोस के लिए, किसी भी ठोस के लिए यदि परमाणु त्रिज्या किसी भी ठोस के लिए परमाणु त्रिज्या 8 दर्शाया जाए, किसी भी ठोस के लिए यदि परमाणु त्रिज्या को 8 दर्शाया जाए तथा ठोस में अवयव के कोर की लंबाई, अगर कोर की लंबाई पर हम लोग चर्चा करें, अवयव कण के कोर की लंबाई यदि a हो, तो जितने भी प्रकार के हम लोगों ने ठोस की चर्चा किया था, इन सभी प्रकार के ठोस में हम लोग देखेंगे कि एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर कहीं पर पहला कंडीशन है कि सरल घनी जालक के लिए, सरल घनी जालक यानी कि SC, सरल सिंपल SCU, आप कह सकते हैं कि सिंपल यूनिट सेल होता है। तो सरल घनी जालक के लिए R बराबर जो होता है वो होता है D/2। R बराबर होता है D/2, जहां D बराबर होता है किन्हीं दो कणों के बीच की दूरी, जहां D बराबर जो होता है वह किन्हीं दो कणों के बीच की दूरी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सरल घनी जालक के लिए जो त्रिज्या होता है वो D/2 होता है। अगर इनके कोर से संबंध दिखाया जाए तो R बराबर हो जाएगा A/2। तो ये जो संबंध आप देख रहे हैं ये सरल घनी जालक के लिए उपलब्ध है। अर्थात आप कह सकते हैं सरल घनी जालक के कोर और उसकी त्रिज्या में जो संबंध होता है वह संबंध यह होता है कि त्रिज्या R बराबर जो होता है वह A/2 होता है। यही कंडीशन हम लोग देखेंगे अंतःघनी जालक के लिए। अगर यही कंडीशन हम लोग देखें, दूसरा कंडीशन है कि अंतःघनी जालक के लिए, अंतःघनी जालक के लिए, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो अंतःघनी जालक होते हैं इनके लिए R बराबर होता है D/3, या आप कह सकते हैं R होता है A/3/2 होता है। अर्थात ये D बराबर होता है D = होगा A√3/2, जहां D किसी दो कणों के बीच की दूरी होता है और रेडियस के विषय में अगर संबंध देखा जाए तो इसी का आधा हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं
कि a√3 बटे, अब इसका आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई अंतःघनी जालक है तो अंतःघनी जालक में जो रेडियस में जो संबंध होता है वह संबंध होता है a√3 बटे 4 का संबंध होता है। इसी प्रकार से फलक केंद्रीय जालक के लिए इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें, जो तीसरी कंडीशन होगी वह कंडीशन होगा फलक केंद्रित जालक के लिए। फलक केंद्रित जालक के लिए एक कंडीशन हो जाएगा, अर्थात D बराबर हो जाएगा a√2, अर्थात आप कह सकते हैं R बराबर हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो ये जो संबंध आप देख रहे हैं, यह संबंध जो है यह एकक कोशिका की परमाणु त्रिज्या एवं कोर की लंबाई में संबंध है। आप देख रहे थे कि अगर किसी सरल घनी जालक की बात किया जाए तो R = होता है a/2 के, अगर अंतःघनी जालक के विषय में बात किया जाए R = होता है a√3/4 होता है। वहीं फलक केंद्रित जालक के लिए यह व्यवस्था होती है। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कि संकुलन क्षमता क्या होता है, किसे कहा जाता है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक प्रकार की विशेष परिभाषा भी इसकी होती है और बहुत बार पूछा भी गया है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो जालक तैयार हुए थे उनमें संकुलन क्षमता क्या होता है। तो पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि संकुलन क्षमता होता क्या है, किसे कहते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी, इसे हम लोग कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी होता है। संकुलन क्षमता क्या होता है, एक विशेष प्रकार से आप समझ लीजिए। मान लेते हैं कि किसी भी प्रकार के ठोस में जो उसके अवयवी कण होते हैं, चाहे वो आयन हो, चाहे वो अणु हो, चाहे वो परमाणु हो, एक गोले की भांति हम लोग एक समान त्रिज्या वाला एक गोला मान लेते हैं। तो किसी भी ठोस में वो जो गोले होते हैं उनकी अधिक से अधिक संख्या जो भरी जाती है, अर्थात किसी भी ठोस के निर्माण में अवयवी कण यानी जितने भी गोले पर्याप्त मात्रा में रखे जा सके उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं किसी भी क्रिस्टलीय जालक के लिए किसी भी क्रिस्टलीय जालक की संकुलन क्षमता वह होती है जो उसके अवयवी कण पर्याप्त मात्रा में अधिक से अधिक उसमें भरे जा सके। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो अवयवी कण होते हैं, आयन होते हैं, वह जितना ज्यादा से ज्यादा उसमें भरा जा सकता है वही उसकी संकुलन क्षमता होता है। अब हम लोग यहाँ पे संकुलन क्षमता को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए संकुलन क्षमता को कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके लिए एक विशेष प्रकार की परिभाषा होता है, एक विशेष प्रकार का फार्मूला होता है। अगर किसी भी ठोस का आपको संकुलन क्षमता करना है तो संकुलन क्षमता बराबर होता है प्रत्येक गोले का आयतन, अर्थात किसी भी ठोस के निर्माण में उसके अवयवी कण के रूप में जो गोले निर्मित हुए हैं, जो गोले हिस्सा ले रहे हैं, उनका उन्होंने कितना आयतन घेरा हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए एक प्रकार से आपके पास में एक यहाँ क्रिस्टल है और इसमें जो अवयवी कण होते हैं इनको हम ये मान चल रहे हैं कि इनकी त्रिज्या समान है। ये जो है इस प्रकार से ये जो स्थान घेर लेते हैं, ये जो स्थान घेर रहे हैं, ये गोलों की संख्या जो स्थान यहाँ पे घेरा जा रहा है, जितने भी गोले इसमें अधिक से अधिक उन गोलों की संख्या जो इस स्थान को कवर कर सकता है, अर्थात इस स्थान को घेर सकता है, उसी को हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। तो संकुलन क्षमता बराबर होता है प्रत्येक गोले का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन गुणे 100। तो इस फार्मूले की सहायता से आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार के ठोस का संकुलन क्षमता जो है, किसी प्रकार के ठोस की संकुलन क्षमता को हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, बंद करें।